इस वक्त जो हमारी मईशत का हाल है, इस वक्त जो हमारे पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर खड़े हुए हैं, इस वक्त जो जो वहां पे जहाज खड़े हुए थे, जिनको अंडर प्रेशर आके अब छोड़ना शुरू किया है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिए हैं, क्योंकि मेरे पास उसका शायद नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। जिस तरह से अभी फीड सारी रोकी हुई थी, 22 अरब रुपए का माल एक जहाज में था सोयाबीन का। हजारों कंटेनर पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है। कैसे चलाएंगे? मुल्क में जो डिफॉल्ट का खतरा है वो अपनी जगह मौजूद है। आप को अभी भी जो है बैरूनी इमदाद भी किसी जगह से इमदाद नहीं मिल रही है। लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आएगी, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम आपको पैसे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे की जा रही है और कैसे पाकिस्तान की मीडिया आज इमरान नामा पढ़ रहा है। ये पाकिस्तान की मीडिया में ये पैनलिस्ट सीधा सीधा बोल रहा है और कैसे पाकिस्तान की मईशत आज तबाह हो चुकी है। ये दूसरे एक वीडियो में आप डिबेट में देखोगे कैसे पाकिस्तान के जो जरूरियत के जो सामान थे वो सारे के सारे पोर्टों पे बिना पैसे के सड़ गल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की औकात और हैसियत नहीं बची है कि उन पोर्टों से वो सामान छुड़वा ले। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हो चुके हैं और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हुकूमत आई है, मुझे एक चीज बताएं, या जब से ये 72-74 बंदों की काबीना आई है, कोई एक वजीर बताएं जिसने के टेलीविजन पर बैठकर स्वाय इमरान नामा पढ़ने के कोई अपनी कारकर्दगी का बताया हो, कोई बताया हो कि हमारी मईशत का क्या हाल है, कोई बताया हो कि इसको ठीक कैसे करना है, कोई बताया हो कि हमारी विजन क्या है। कोई एक चीज मुझे बता दें। लेकिन इस वक्त क्या किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को? एक घड़ी के पीछे लगाया हुआ है, एक बच्ची के पीछे लगाया हुआ है। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ देखकर टेलीविजन के ऊपर कि एक अडल्ट बच्ची, बालिग बच्ची, जो कि अपनी राय के मुताबिक जो कहना चाहे वो कह सकती है, वो एक केस यहाँ पे दर्ज हो रहा है कि जैसे उसका कोई मामू यहाँ पे रह रहा है जिसको बहुत तकलीफ हुई है और उसने वो केस दर्ज कर दिया। माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त जो हमारी मईशत का हाल है, इस वक्त जो हमारे पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर खड़े हुए हैं, इस वक्त जो वहां पे जहाज खड़े हुए थे, जिनको अंडर प्रेशर आके अब छोड़ना शुरू किया है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लिए हैं, क्योंकि मेरे पास उसका शायद नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। जिस तरह से अभी फीड सारी रोकी हुई थी, 22 अरब रुपए का माल एक जहाज में था सोयाबीन का। हजारों कंटेनर पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट में एलसीज रिडीम नहीं हो सकती कि उनको वहां से छुड़वाया जाए। अदरक लहसुन वहां पड़ा खराब हो रहा है, मतलब चाय वहां पड़ी खराब हो रही है। तो मुझे इसलिए मालूम है कि मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ताल्लुक है हमारे हारूनाबाद से, तो चाय के बारे में मैं पता करता रहता हूँ। हमारा वाइटल के नाम से है, मतलब उसकी मैं प्रमोशन के लिए नहीं, वैसे बता रहा हूँ। 113 कंटेनर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर और वो छुड़वा नहीं सकते हम। अब आज चेक कर लें कि मुर्गी का कितना, 1 किलो पे कितना कीमतें बढ़ी हैं, सही है। अंडों की कितनी बढ़ी हैं। अच्छा, ये बात ये कि इस वक्त हम, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आप बैंकरप्सी के दहाने पर, बड़े बड़े मुल्क आपको ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लेकर आओ, कंटिन्यूटी लेकर आओ। खुदा के लिए अगर आपने हमसे बात करनी है तो अपने मुल्क को तो सीधा करो पहले। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं कि एक ही, मतलब कि कोई नजरिया नहीं है, कोई अपनी सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। एक ही है कि हमारा मुफादात की नजरिया है और मुफादात के लिए हम आए हैं और अपने मुफादात जो है खत्म कर दिए। मकसूद चपड़ासी भी मर गया, फलूदे वाले भी मर गए, डॉक्टर रिजवान भी मर गया बेचारा। सारे देखे ना आप जरा अपनी हालत तो देखें आप। किसी ने उफ तक की है? किसी ने कोई आवाज उठाई है? किसी अदालत ने सुओ मोटो लिया कि भाई ये 4.25 अरब रुपए एक शख्स के अकाउंट में से निकले? किसी अदालत ने कहा कि सुओ मोटो लो के पता करो ये कैसे मरा? किसी ने डॉक्टर रिजवान का पोस्टमार्टम करवाया पता करवाने के लिए कि क्या हुआ उसे? अचानक एक केस को देखते देखते वो दुनिया से बेचारा चला गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स दैट आई नो।
वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स दैट आई नो। मतलब उसके साथ मेरी ऐसे आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन फोन पे बहुत मरतबा बात हुई। और मेरिट के अलावा वो सिर्फ एजाजुल हक सिर्फ उन्होंने ये शहबाज शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर ही नहीं, बल्कि जो आसिफ अली जरदारी साहब का जो स्कूप ऑफ द हिस्ट्री था, जिसमें जाली बैंक्स बनाए गए, जाली अकाउंट्स खोले गए, वो जो पूरा का पूरा एक जाली एक मुआशी पैरेलल निजाम खड़ा किया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी डॉक्टर रिजवान ने की थी। और देखे ना कितना वो टू द पॉइंट करते थे, और बहुत सी चीजें उन्होंने वो सामने ले आए थे। अब पूरा पिछले 6-8 महीने, जितने महीने इस हुकूमत को हो गए हैं, कारकर्दगी तो ये अपनी बता नहीं सकते। 11 अरब रुपए इन्होंने माफ करवा लिए, नैब के केसेस बंद करवा दिए। बड़े बड़े लोग जिनके 49.9 करोड़ रुपए के केसेस थे, वो बड़ी खुशी आज आप यकीन अच्छा, कल फिर केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो जिधर आप इशारा कर रहे हैं, जो नैब का नया इन्होंने कानून बनाया, कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। ये भी ताजुब है कि इतने अरसे से इतना अहम केस चल रहा है, वो अभी तक कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ रहा। हसन खावर साहब, सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? 26 साल आपने लगाए जिनको इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए, जिनको आपने 26 साल तक चोर डाकू कहा और आपने कहा कि इनका एहतसाब करेंगे। 26 साल के बाद उन्होंने आपको बाहर निकाल के और खुद आके इक़्तिदार में बैठ गए, और सारे केसेस जिनके ऊपर आप 26 साल तक इमारत बनाते रहे, वो सब उन्होंने अपने हाथों से बुलडोज कर दिए। कहीं आपको गिल्ट महसूस हो रहा है कि 3.5 साल जो आपके पास थे, जिस तरह आपको आयरन फिस्ट के साथ इन पे काम करना चाहिए था, उस तरह आपने नहीं किया? देखिए मेरे पास साहब, मेरा तो ये ख्याल है कि इनके आने से और ये जो मनाजिर कौम ने देखे हैं कि सलमान साहब आ रहे हैं और वालिद उनको फूलों के हार पहना रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कौम की नज़र से एक और पर्दा उठ जाता है। जैसे पता तो सबको है सारी बात, लेकिन उठ जाता है। देखिए बात ये है, कौम क्या देख रही है? कौम ये देख रही है कि एक पार्टी हुकूमत में आती है, उन लोगों के साथ मिल के आती है जिनसे दुश्मनी की बुनियाद पे एक दूसरे को दुश्मन बना के इन्होंने कौम को 30 साल बेवकूफ बनाया। जैसे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को सांस लेने का मौका मिल गया। नहीं, बात यह है कि हुकूमत को सांस लेने का मौका का तो मिल गया होगा, लेकिन अवाम को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। जो इस वक्त अवाम के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, मईशत के ऊपर जो उनका स्टांस है वो तो अनचेंज्ड है। वो तो मैंने आपको इस हफ्ते भी बताया, उससे पहले हफ्ते भी बताया कि जो उनका सवाल यह है, और आज भी उन्होंने किया कि आप मुल्क कैसे चलाएंगे। मुल्क में जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो अपनी जगह मौजूद है। आप को अभी भी जो है बैरूनी इमदाद भी किसी जगह से इमदाद नहीं मिल रही है। लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आएगी, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि अगर अभी पैसे दिए और उसके बाद इलेक्शन हो गए या कोई ऐसी बात हुई तो फिर आप आएंगे। तो इससे जाहिर है लोग चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट हो तो उसी के साथ नेगोशिएट किया जाए। फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे लूं। आती हूँ मैं चौधरी साहब आपकी तरफ ही, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी, मैं तो चौधरीयों में आज जो है ना वो अंडर प्रेशर आ गई हूँ। फवाद चौधरी साहब से पहले सवालों के जवाब लेते हैं। आप हमारे साथी हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? जी जी सलाम। चौधरी साहब आपने भी आज बात की है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि 20 तारीख तक कोई फार्मूला जो है वो सामने आ जाए, अदरवाइज फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगी 2 सूबे और डिसॉल्व कर दी जाएंगी ये असेंबलीज। तो किस टाइप का फार्मूला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे कोई आपको लगता है सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए हमारा फार्मूला तो सिर्फ सिंपल ही है ना जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन जो है वो करवाएं और इलेक्शन जल्द से जल्द जो है वो होने चाहिए, और उसके लिए जो है जो फ्रेमवर्क है वो ज़ाहिर है बैठ के तय होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि हुकूमत अर्ली इलेक्शंस का जो है वो अनाउंस करे, और उसके बाद हम जो है वो जो फ्रेमवर्क है जिसमें डेट्स हैं, बाकी चीजें हैं, ECP की तब्दीली है, ये मामला जो है वो बैठ के करें। अच्छा चौधरी साहब, आज की ऐसा लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि कोई उन्होंने ये तो बात दोहराई कि आप लोग इलेक्शन के लिए जाएंगे इन 2 कम से कम सूबों में, अगर नहीं भी जाती बाकी हुकूमत, लेकिन आगे की कोई स्ट्रेटजी सिर्फ फिलहाल यहीं पे रुकी हुई है या फर्दर इसमें कोई आपको लगता है कि कोई नई हिकमत अमली भी शामिल हो सकती है इस असेंबली डिसॉल्व करने के अलावा? देखिए बात यह है कि बड़ी सिंपल बात है, हमने तो पूछना ही सवाल ये है हुकूमत से कि जो पाकिस्तान है अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाकिस्तान चलाएंगे कैसे? ना आपकी इकोनॉमी का कोई प्लान है। आज आप देखें
इतने महीनों से जो है वो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं, 52% इंक्रीज हो गई है आपकी टेररिज्म में, और आज अफगानिस्तान के साथ फिर हमारी जो है वो पहली झड़प हो गई, जो कि हमारे मामला बड़े ठीक ठाक चल रहे थे। हमारे वहाँ पे जो एम्बेसी थी, अब तो बातें हो रही हैं कि वो बंद हो जाएगी। तो ये तो ना कोई प्लान है, ना कोई, सिर्फ कैबिनेट बनाना और वजीरों को बैरूनी दौरों पे भेजना जो है, ये तो इसके तो हुक्म नहीं बनती। अच्छा चौधरी साहब, मुज़ाकरात भी चल रहे थे, अहम मुलाकात हुई सदर के साथ इसहाक डार साहब की और पे दर पे मुलाकातें हुई। अब ये खबर आ रही है मार्केट में, ज़रा आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा कि अब फाइनल जो मुलाकात हुई थी उसमें इसहाक डार साहब ने ये पैगाम पहुँचा दिया है कि जी अर्ली इलेक्शन तो हम नहीं करने जा रहे, और इसके ऊपर अब वो साफ सा जवाब दे दिया है। ऐसा ही है, ये टॉक्स भी अब हम ये समझें कि ये बेनतीजा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक तो जो है वो इसहाक डार साहब की मुलाकातें जारी हैं, और जब वो कोई हतमी बात देख के आएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने आज करप्शन के हवाले से ज़्यादा बात की, तो ये जो पिछले 2-3 दिनों में चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, क्या इस वजह से वो समझते हैं कि